अक्सर हम इनोवेशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक ही तस्वीर आती है। न्यूटन के सर पर सेब गिरा और यूरेका हो गया। मतलब एक शानदार आइडिया, एक लाइट बल्ब मोमेंट और बस दुनिया बदल गई। हाँ, वो एक जादुई पल। बिल्कुल। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इनोवेशन की असली कहानी सेब के गिरने की नहीं, बल्कि पूरा बगीचा उगाने की है, पेड़ की देखभाल करने की और यहाँ तक कि कई बार गिरी हुई फसल से सीखने की है। बिल्कुल। आज हम जिस प्रक्रिया को समझने वाले हैं वो ठीक यही है। हम उस आइडिया के चमकने के बाद की कहानी पर बात करेंगे। अच्छा। तक्षशिला टेक्नोलॉजी मॉडल का ये चौथा चरण है, जिसे इनोवेटिव फेज कहते हैं। और जैसा कि इसके नाम से लगता है, ये सिर्फ नया सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि नया करने के बारे में है। एग्जैक्टली। ये वो पुल है जो सोच की दुनिया को असलियत से जोड़ता है। सोच से हाथ के हुनर तक का सफर। ये सुनने में बहुत दिलचस्प लग रहा है। हैं? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी चरण की गहराई में जाते हैं। तो चलिए इस प्रक्रिया को परत दर परत खोलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक दिमागी खाका, मतलब एक मेंटल ब्लूप्रिंट, सच में काम करने वाली चीज में बदलता है। ये सिर्फ सोचने के बारे में नहीं, बल्कि करके सीखने के बारे में है। सही। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। पिछले चरणों में, जिसे कॉग्निटिव फेज कहा गया, वहां ज्ञान इकट्ठा किया गया, ब्रेन पेज मैप्स बनाए गए। हाँ, यानी दिमाग में सब कुछ प्लान हो गया। बिल्कुल। अब इस इनोवेटिव फेज में ऐसा क्या होता है कि ये सारे नक्शे अचानक जिंदा हो जाते हैं? देखिए, सीधी सी बात यह है कि आप ज्ञान को क्रिया में बदल रहे हैं। ओके। इसे ऐसे समझिए कि आपने दुनिया की सबसे अच्छी कुकबुक पढ़ ली है, रेसिपी आपके दिमाग में है। ये आपका कॉग्निटिव फेज है। ठीक है, सारी थ्योरी पता है। हाँ, लेकिन इनोवेटिव फेज वो पल है जब आप असल में किचन में घुसते हैं, आग जलाते हैं और पहली बार वो डिश बनाने की कोशिश करते हैं। आपके दिमागी ब्रेन पिच मैप्स अब असल प्रोटोटाइप में बदलेंगे। और ये किसी फैक्ट्री के असेंबली लाइन जैसा नहीं है, जहां बस निर्देशों का पालन करते हैं। सही। यहाँ आप प्रयोग करते हैं, चीजों को परखते हैं और अपने ज्ञान को एक्शन के जरिए एक नया आकार देते हैं। किचन का उदाहरण बहुत अच्छा है, क्योंकि जब आप पहली बार कुछ बनाते हैं तो अक्सर गड़बड़ होती है। हमेशा होती है। नमक ज्यादा हो जाता है या कुछ जल जाता है। और यहीं पर मुझे इन सोर्सेस की एक बात बहुत दिलचस्प लगी। क्या? यहाँ बार बार मोटर साइंस और दिमाग के कुछ खास हिस्सों का जिक्र है। मोटोकॉर्टेक्स, सेरिबेलम, बेसल गैंग्लिया। ईमानदारी से कहूं तो ये किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से ज्यादा किसी एथलीट की ट्रेनिंग जैसा लगता है। और आपका ये एहसास बिल्कुल सही है। अच्छा, ये चरण दिमागी कसरत से ज्यादा शारीरिक हुनर की ट्रेनिंग जैसा ही है। इसीलिए ये स्पोर्ट्स या संगीत की ट्रेनिंग जैसा महसूस होता है। दिमाग के ये हिस्से हमारे कर्मी की प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। जैसे मोटर कॉर्टेक्स है, हाँ, वो आपके दिमाग का सीईओ है जो आदेश देता है, चलो इस कोड को लिखो या इस मॉडल को बनाओ। ओके। फिर आता है सेरिबेलम, हाँ, जो आपका क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है। ये देखता है कि काम सटीकता से हो रहा है या नहीं। गलतियों को पकड़ता है। बिल्कुल। जब आप टाइपिंग में गलती करते हैं या निशाना चूक जाते हैं तो ये सेरिबेलम ही है जो उस गलती को पकड़ता है। और तीसरा क्या था? बेसल गैंग्लिया। हाँ, बेसल गैंग्लिया। हाँ। ये आदतों का मैनेजर है। जब आप कोई काम बार बार करते हैं, जैसे साइकिल चलाना है, गिटार बजाना, तो वो आदत बन जाती है और वो उसे ऑटोमेट कर देता है। आपको सोचना नहीं पड़ता, आपके हाथ खुद ब खुद चलने लगते हैं। एक मिनट, ये सब सुनने में बहुत सैद्धांतिक लगता है। क्या सच में कोई इंजीनियर प्रोटोटाइप बनाते समय अपने बेसल गैंग्लिया के बारे में सोचता है, या ये सिर्फ बाद में की गई एक अकादमिक व्याख्या है कि असल में क्या हुआ होगा? बहुत अच्छा सवाल है। नहीं, बिल्कुल नहीं सोचता। तो फिर? और यही तो इस प्रक्रिया की खूबसूरती है। एक गिटारिस्ट ये नहीं सोचता कि अब मुझे सी कॉर्ड के लिए अपनी उंगलियों को 3.5 सेंटीमीटर हिलाना है। वो बस बजाता है। सही बात है। ये ज्ञान उसके दिमाग से उतरकर उसकी उंगलियों में आ चुका है। इनोवेटिव फेज में ठीक यही होता है। मसल मेमोरी जिसे कहते हैं। एक तरह से हाँ, बार बार करने से, प्रयोग करने से ज्ञान आपके अवचेतन का हिस्सा बन जाता है। और यहीं से डार्क नॉलेज का जन्म होता है। डार्क नॉलेज। जब मैंने स्रोतों में ये शब्द पढ़ा तो मुझे लगा ये कोई रहस्यमयी या जादुई चीज है। हाँ, नाम थोड़ा वैसा ही है। लेकिन आपके समझाने के बाद लग रहा है कि ये वही चीज है जो सालों तक कार चलाने के बाद आती है, जब आपको इंजन की आवाज में आई हल्की सी गड़बड़ से ही पता चल जाता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। डार्क नॉलेज कोई जादू नहीं है। ये अनुभव से जन्मी गहरी और अनकही समझ है। सहज ज्ञान।
हाँ, सहज ज्ञान जिसे आप किसी किताब में पढ़ा नहीं सकते, किसी को सिखा नहीं सकते। ये ठीक वैसा ही है जैसा एक अनुभवी बावर्ची को होता है। वो रेसिपी नहीं देखता, उसे बस एहसास हो जाता है कि कब मसाला डालना है, कितनी देर पकाना है। सही। इनोवेशन में भी असली सफलता और बड़ी छलांग अक्सर इसी एहसास से मिलती है जो सिर्फ बार बार कुछ करने और उसमें पूरी तरह डूब जाने से ही पैदा होता है। कोई उदाहरण है इसका? मुझे एक किस्सा याद आता है। एक डिजाइनर घंटों तक एक समस्या पर सोचता रहा, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने तंग आकर कागज कलम छोड़ा और मिट्टी उठाकर बस यूं ही मॉडल बनाना शुरू कर दिया, और कुछ ही मिनटों में उसके हाथों ने वो समाधान खोज लिया जो उसका दिमाग नहीं खोज पा रहा था। यही इस फेस की ताकत है। ये अद्भुत है। मतलब शरीर के पास भी अपना एक दिमाग होता है जो सोच सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसी करके सीखने की प्रक्रिया में एक चीज निश्चित है, असफलता। हाँ, वो तो होगी। एक रुकावट नहीं, बल्कि एक मोटर लर्निंग सिग्नल माना जाता है। मतलब फेल होना अच्छा है। अच्छा या बुरा नहीं, बल्कि जरूरी है। जरूरी? हाँ, यहाँ हर असफलता सुधार के लिए एक डेटा पॉइंट है। जब आपका बनाया प्रोटोटाइप फेल होता है तो वो आपको चीख चीख कर बता रहा होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, इसे ठीक करो। ओके। ये साइक्लोजॉइड एक्सपेरिमेंटेशन के सिद्धांत पर काम करता है। ये बहुत भारी शब्द लग रहा है। हाँ, सुनने में बड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सरल है। करो, देखो, सुधारो और फिर से करो। एक्शन, ऑब्जर्वेशन, करेक्शन, रेपिटिशन। बिल्कुल। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है। आपकी हर कोशिश, चाहे सफल हो या असफल, ये बताती है कि क्या काम कर रहा है और कहाँ बदलाव की जरूरत है। इस तरह असफलता सीखने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य और बहुत जरूरी हिस्सा बन जाती है। वो दुश्मन नहीं, आपका सबसे अच्छा शिक्षक है। लेकिन क्या हर असफलता एक अच्छा सिग्नल होती है? कभी कभी कोई आइडिया बस बुरा उतरा है और बार बार कोशिश करना सिर्फ समय की बर्बादी है। ये मॉडल इन दोनों में फर्क कैसे करता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, ये मॉडल आंख बंद करके एक ही दीवार से बार बार टकराने के लिए नहीं कहता। ठीक है। साइक्लोजॉइड्स चक्र का सुधार वाला हिस्सा यहाँ सबसे जरूरी है। अगर आप फेल होते हैं और सीखते हैं कि ये रास्ता काम नहीं करता और अगली बार एक नया रास्ता अपनाते हैं, तो ये प्रोडक्टिव असफलता है। अच्छा, मतलब आप सीख रहे हैं? हाँ, लेकिन अगर आप बार बार एक ही गलती दोहरा रहे हैं बिना कुछ बदले, तो वो सिर्फ समय की बर्बादी है। सही। इसीलिए इस मॉडल में प्रगति को मापने का तरीका भी बिल्कुल अलग है। हाँ, इस पर आते हैं। अगर पारंपरिक सफलता या असफलता पैमाना नहीं है, तो फिर प्रगति को कैसे मापा जाता है? हम कैसे जानते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं या बस एक ही जगह घूम रहे हैं? इसके लिए तक्षशिला मॉडल में खास KPIs हैं, यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। ओके। लेकिन ये KPIs ये नहीं मापते कि आपने कितने प्रोडक्ट बनाए, बल्कि ये मापते हैं कि आपके करके सीखने की प्रक्रिया कितनी अच्छी है। दिलचस्प है। वैसे तो कई हैं, लेकिन एक KPI है जो इस पूरी सोच को निचोड़ देता है। फेलियर टू लर्निंग कन्वर्जन KPI। फेलियर टू लर्निंग कन्वर्जन KPI। ये तो कमाल की बात है। मतलब यहाँ एक टीम को शायद इसलिए बोनस मिल सकता है क्योंकि वो ज्यादा बार फेल हुई, बशर्ते उन्होंने हर फेलियर से कुछ सीखा हो। हाँ, बशर्ते उन्होंने कुछ सीखा हो। ये तो पूरी कॉर्पोरेट सोच के खिलाफ है, जहाँ फेलियर को छुपाया जाता है, उसे रेज्यूमे से मिटा दिया जाता है। बिल्कुल, ये पारंपरिक सोच को पूरी तरह से पलट देता है। ये KPI मापता है कि कितनी असफल कोशिशों के कारण डिजाइन में सार्थक सुधार हुआ। ये कहता है कि अगर आप 10 बार फेल हुए और उन 10 असफलताओं से सीखकर आपने अपने डिजाइन को बेहतर बनाया, तो वो बेहतर है। तो ये उस टीम से बेहतर है जो पहली बार में ही एक औसत प्रोडक्ट बनाकर बैठ गई और जिसने कुछ नया सीखा ही नहीं। सही। यहाँ सफलता का मतलब ये नहीं है कि आपका विचार पहली बार में ही काम कर गया। सफलता का मतलब ये है कि आपका विचार कितनी अच्छी तरह से क्रिया में बदलता है, असफल होता है, अनुकूलित होता है और फिर स्थिर होता है। तो सफलता यहाँ एक मंजिल नहीं, बल्कि सीखने की एक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन थोड़ी अराजक भी हो सकती है। मतलब सब लोग प्रयोग कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सब बहुत बिखरा हुआ सा लगता है। क्या इसे संभालने, इसे एक दिशा देने के लिए कोई टूल या ढांचा भी है, या ये सब बस प्रयोग और खोज पर छोड़ दिया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल भी अंदाजे पर नहीं है। इस रचनात्मक अराजकता को एक ढांचा देने के लिए 3 नॉलेज ट्रांसफर डायमेंशंस या KT डायमेंशंस हैं। KT डायमेंशंस। हाँ, ये इस फेज के गाइडिंग टूल्स हैं। पहला है टास्क फॉर्मेटर। टास्क फॉर्मेटर। आप इसे एक रेलिंग की तरह समझ सकते हैं। यह प्रयोग के दौरान आपके लक्ष्यों और क्रम को तय करता है ताकि आप भटके नहीं। अच्छा, एक दायरा देता है। हाँ,
ये आपको रचनात्मक होने की आजादी देता है, लेकिन एक तय दायरे के अंदर। ठीक है। और दूसरा है मॉड्यूल बिल्डर। ये एक तरह का लेगो सेट है। आपके पास कॉग्निटिव फेस से मिले ज्ञान के अलग अलग ब्लॉक्स हैं और ये टूल आपको उन्हें जोड़कर एक काम करने वाला मॉडल बनाने में मदद करता है, बिना पूरी इंस्ट्रक्शन मैनुअल के। तो ये अलग अलग विचारों को एक साथ लाने और जोड़ने में मदद करता है। बिल्कुल। और तीसरा है डार्क नॉलेज, जिसकी हमने पहले बात की। अच्छा, वो भी एक टूल है? ये कोई टूल नहीं, बल्कि इस प्रक्रिया का नतीजा है, जो आपको अप्रत्याशित समाधान खोजने में मदद करता है। ये तीनों मिलकर इनोवेशन की प्रक्रिया को एक ढांचा और दिशा देते हैं। तो अगर हम आज की सारी चर्चा को एक साथ देखें, तो ऐसा लगता है कि तक्षशिला मॉडल में इनोवेशन को सिर्फ सोचा नहीं जाता, बल्कि उसे प्रशिक्षित किया जाता है। हाँ। जैसे कोई एथलीट अपनी मांसपेशियों को प्रशिक्षित करता है, ये दिमागी समझ को शारीरिक अभ्यास के जरिए हकीकत में बदलने जैसा है। जैसे कोई संगीतकार रियाज करके एक धुन को सिद्ध करता है। बिल्कुल वही। आपने इसे बिल्कुल सही समझा। इनोवेटिव फेज वो जगह है जहां कागज पर बना ब्रेन पेज एक धड़कता हुआ ब्लूप्रिंट बन जाता है और जो कुछ भी दिमाग में सीखा गया था उसे हाथों से करके परखा जाता है। ये जानने से करने की ओर एक गतिशील परिवर्तन है। जानने से करने की ओर एक ऐसा परिवर्तन जो असफलता से डरता नहीं, बल्कि उससे ताकत लेता है, जो संरचना से निर्देशित होता है और एक उद्देश्य से प्रेरित होता है। तो ये सिर्फ प्रोडक्ट बनाने के बारे में नहीं है? नहीं, ये प्रक्रिया के दौरान ज्ञान और हुनर बनाने के बारे में है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम अपनी पेशेवर या निजी जिंदगी में, अपने रचनात्मक प्रोजेक्ट्स में कितना समय सिर्फ सोचने, योजना बनाने और विश्लेषण करने में लगाते हैं? बहुत ज्यादा। और कितना समय असल में कुछ करने और उस क्रिएशन की भौतिक प्रक्रिया से सीखने में लगाते हैं? शायद असली सफलता, असली इनोवेशन सोचने और करने के इसी संतुलन में छिपा है।